हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे स्टैटिक जीके का अभ्यास। ये है सेट वन। आने वाले समय में जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं दूसरे सेट भी लेकर आऊँगा। तो आइए स्टैटिक जीके की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि आपको ये जो नेशनल पार्क्स हैं इनको स्टेट्स के साथ मैच करना है। जो लेफ़्ट वाली टेबल है इसमें कुछ नेशनल पार्क्स दिए हैं और राइट वाली टेबल में कुछ स्टेट्स दिए हैं। सबसे पहला है सोनाई रुपई नेशनल पार्क, फिर है मुरलेन, उसके बाद है कीबुल लमजाओ और फिर है जल्दापारा। ऑप्शन मैंने यहाँ पे नहीं दिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप चारों खुद से अभ्यास करके देखिए, क्योंकि कई बार ऑप्शन में फिर हम एक्सक्लूड कर देते हैं। एक ही जो ऑप्शन है उससे कई बार आंसर आ जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप दिमाग लगाकर अभ्यास करें। जब भी ये वीडियो आपको दिखाऊं तो पहले आपको पॉज करना है, खुद ट्राई करिए, फिर आप आंसर एक्सप्लेनेशन देखिए। सोनाई रुपई, मुरलेन, कीबुल लमजाओ, जल्दापारा। सोनाई रुपई नेशनल पार्क कहाँ है? ये है असम में। इट इज़ इन असम। मुरलेन नेशनल पार्क है मिजोरम में। कीबुल लमजाओ है मणिपुर में और जल्दापारा है वेस्ट बंगाल में। क्लियर? सोनाई रुपई है असम में, मुरलेन है मिजोरम में, कीबुल लमजाओ है मणिपुर में और जल्दापारा है वेस्ट बंगाल में। ओएम याकोन, ये दुनिया की सबसे ठंडी जगह मानी जाती है जहाँ पे लोग रहते हैं। देखिए, दुनिया की सबसे ठंडी जगह दो तरह की हो सकती हैं। एक हो सकती है इनहेबिटेड, इनहेबिटेड मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं, और दूसरी हो सकती है अनइनहेबिटेड, वेयर पीपल डोंट स्टे, जहाँ पे रह नहीं सकते, इतनी ठंड है। तो वो जगह जो सबसे ठंडी है जहाँ पे लोग रहते हैं वो है ओयमियाकॉन। ये कहाँ पे, कौन से देश में है? मंगोलिया, रशिया, ग्रीनलैंड या आइसलैंड? तो इनमें आप एक दो ऑप्शन को तो वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो कि आइसलैंड पे भी लोग रहते हैं और ग्रीनलैंड में भी लोग रहते हैं, राइट? और ग्रीनलैंड ज़्यादा ठंडा है, जो जितना पोल्स की तरफ होता है, जितना ध्रुव की तरफ होता है, उतना ठंडा होता है। इसी तरह से मंगोलिया और रशिया में अगर आपको चूज़ करना हो तो मंगोलिया में भी लोग रहते हैं और रशिया में भी लोग रहते हैं, तो मंगोलिया इसमें निकाला जा सकता है क्योंकि मंगोलिया रशिया के साउथ में आता है। तो इसमें आप मंगोलिया और आइसलैंड अपने दिमाग से निकाल सकते हो। तो आंसर या तो रशिया होगा या ग्रीनलैंड होगा। तो ये जो जगह है ओयमयाकोन, ये है रशिया में। मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। ये मैप देखिए, अच्छा मैप है ये। इसमें ये इंडिया है, इंडिया के ऊपर आ जाइए, ये नेपाल हो गया, फिर ये तिब्बत, ये चाइना। तिब्बत भी चाइना का ही पार्ट है तो आप चाइना ही बोल सकते हैं। ये जो ऊपर एक उड़ता हुआ पक्षी जैसा जो देश है ये बीच में, ये है मंगोलिया, और इसके ऊपर ये इतना बड़ा है रशिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है। रशिया में कैपिटल यहाँ पे है मॉस्को, जो बिल्कुल इस तरफ है, यानी वेस्ट में है, राइट? अगर आप रशिया के ईस्ट में देखें, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब मैं इसको जूम कर रहा हूँ, तो ये वाला एरिया है, ये साइबेरिया का पार्ट यकुटिया, और यकुटिया में ये जो जगह है ये है ओएम याकोन। तो ओएम याकोन नाम की जो जगह है ये रशिया में पड़ती है और ये यहाँ पे कहीं पड़ती है, यानी रशिया के ये ईस्ट में है एकदम। ठीक है, फार ईस्ट में नहीं लेकिन रिलेटिवली ईस्ट में है। अगर मैं रशिया की कोई मिडलाइन बना दूं तो यहाँ पे है ये रशिया में। तो ये वो जगह है सबसे ठंडी जहाँ पे एक्चुअल में लोग रहते हैं। इनमें से जो ये फॉलोइंग लेक्स दिए हैं, झीलें, इनको आपको उत्तर से दक्षिण की तरफ लगाना है, नॉर्थ टू साउथ। नागार्जुन सागर, गोविंद सागर, कृष्ण राज सागर एंड गोविंद वल्लभ पंत सागर। पहले तो आपको बता दूं, गोविंद सागर और गोविंद वल्लभ पंत सागर दोनों अलग अलग लेक हैं। गोविंद सागर नाम रखा है गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे, जो 10th सिख गुरु थे। फिर है नागार्जुन सागर, कृष्ण राज सागर और गोविंद वल्लभ पंत सागर। देखिए एक एक करके कहाँ पे हैं। नॉर्थ से साउथ की तरफ लगाना है, राइट? आपको इसके लिए मैप भी अच्छे से आना चाहिए, मैप की जानकारी होनी चाहिए। सबसे ऊपर है, सबसे उत्तर में है गोविंद सागर। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में है। गोविंद सागर बिलासपुर, यहाँ पे दिखाता हूँ मैप में। ये मैप है और ये है गोविंद सागर हिमाचल में। जो भाखड़ा नांगल डैम है उसका ये एक पार्ट है, जो डैम बनाया हुआ है हमने, वहाँ पे ये बनाया हुआ है गोविंद सागर। तो ये सतलुज नदी के ऊपर है, क्योंकि भाखड़ा और नांगल डैम जो है वो सतलुज नदी पे है हिमाचल प्रदेश में। फिर बात करते हैं यहाँ पे गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये आपको दिख रहा है सोन नदी। तो सोन नदी की एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, जिसको बोलते हैं रिहांड। तो रिहांड नदी पे जो हमने डैम बनाया हुआ है उसको बोलते हैं रिहांड डैम, और रिहांड डैम को ही हम बोलते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये यूपी के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे देखिए, ये जो है ये सोन नदी दिख रही है आपको।
ये सोन नदी, ये गंगा में जाके मिल जाएगी बाद में। तो ये जो सोन नदी है इसी की एक ट्रिब्यूटरी निकलती है छोटी सी, रिहांड, और रिहांड नदी पे ही बना हुआ है रिहांड डैम, जिसको गोविंद वल्लभ पंत सागर बोलते हैं। तो अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं तो ऊपर गोविंद सागर है और ये है गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है नागार्जुन सागर। यहाँ पे देखिए ये कृष्णा नदी, ये है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद और नीचे आ जाओ, वेस्ट की तरफ आ जाओ थोड़ा, ये कर्नाटका में ये है कावेरी नदी पे कृष्णराज सागर। तो नॉर्थ से साउथ में क्या होगा, सबसे ऊपर गोविंद सागर, फिर गोविंद वल्लभ पंत सागर, फिर नागार्जुन सागर और फिर कृष्णराज सागर। तो ये लेक, लेक या डैम उसी हिसाब से, जहाँ पे डैम बनेगा वहाँ लेक ऑटोमेटिकली बन जाएगा, क्योंकि आप पानी को स्टोर कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली झील बन जाएगी, वहाँ पे फिर बायोडाइवर्सिटी आ जाएगी, जैविक विविधता आ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली वो लेक बन जाता है। इनमें से ये आपको मैच करना है। अगेन लेफ्ट वाले टेबल में आपको दिए हैं हॉट स्प्रिंग, जो गर्म पानी के प्राकृतिक झरने होते हैं, नेचुरल हॉट स्प्रिंग, और राइट वाली टेबल में आपको दिया है स्टेट, ठीक है। सबसे पहले है गौरीकुंड, मणिकरण, पनामिक, बकरेश्वर और उनई। तो ये जो राइट में जो टेबल है इसके साथ आपको ये मैच करना है। आप थोड़ा समय लीजिए आराम से, जो जो जितना कर सकते हैं उतना करिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मणिकरण। मणिकरण बिल्कुल ठीक मैच है हिमाचल के साथ, बिल्कुल ठीक मैच है ये। पनामिक, पनामिक कहाँ है, पनामिक है नुब्रा वैली में। पनामिक नुब्रा वैली में है और नुब्रा वैली है लद्दाख में, सो ये ऐसे मैच होगा यहाँ से, पनामिक लद्दाख में है। बकरेश्वर, बकरेश्वर है वेस्ट बंगाल में, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल। गौरीकुंड, जब केदारनाथ जाते हैं तो बीच में आता है गौरीकुंड, तो गौरीकुंड है उत्तराखंड में। और फिर है उनई, उनई है गुजरात में। तो ये होगा इसका सही मैच, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ इसमें सही मैच है, थर्ड और फोर्थ वाले में इंटरचेंज करके दिया हुआ है। ये है हॉट स्प्रिंग लोकेशन। उसके बाद अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी का जो सिंबल है वही सिंबल भारत में किस पार्टी का है। कहने का मतलब ये है, आप जानते हैं अमेरिका में दो पार्टी हैं, वहाँ ट्विन पार्टी सिस्टम है। तो वैसे तो टी पार्टी और ये सब भी हैं, लेकिन जो मेन पार्टी हैं दो अमेरिका में, एक तो है रिपब्लिकन पार्टी और दूसरी पार्टी जो है वो है डेमोक्रेटिक पार्टी। जो बैरक ओबामा वाली पार्टी है, बिल क्लिंटन वाली पार्टी है, वो है डेमोक्रेटिक पार्टी, और जॉर्ज बुश और डोनाल्ड ट्रंप ये है रिपब्लिकन पार्टी। सो रिपब्लिकन पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, इलेक्शन सिंबल है, वो क्या है, वो है हाथी, एलिफेंट, ओके। और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, ऐसे याद रखो डी, तो डी से डेमोक्रेटिक, डी से डोंकी। जो गधा है, गधा वो है डेमोक्रेटिक पार्टी का इलेक्शन सिंबल। तो यहाँ पे पूछा है कि रिपब्लिकन पार्टी का जो इलेक्शन सिंबल है वो भारत में किस पार्टी का है, तो रिपब्लिकन पार्टी का है हाथी। अब भारत की पार्टी देखते हैं। समाजवादी पार्टी का है साइकिल, बाईसाइकिल जो चलाते हैं वो। तेलुगु देशम पार्टी का भी है साइकिल, दोनों का साइकिल है। जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, इसका है तीर। और बहुजन समाज पार्टी का है हाथी। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ अमेरिका दोनों का सिंबल सेम है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये है अमेरिका की दो पार्टी, ये है हाथी और ये है डोंकी। तो ये डेमोक्रेटिक का है और ये रिपब्लिकन का है। ये तेलुगु देशम पार्टी की साइकिल है और ये समाजवादी पार्टी की साइकिल है। ये है बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी। तो क्लियर है, इसका भी हाथी है और इसका भी हाथी है। यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि ये जो सिंबल है, ऐसा नहीं है कि तीर सिर्फ एक ही पार्टी का है, कई सारी पार्टीज़ का जो सिंबल है वो तीर है। जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा का और शिवसेना का, शिवसेना का भी तीर है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी तीर है। इनमें बस दोनों में तीर धनुष के साथ भी है और जेडीयू का सिर्फ तीर है। इनमें से कौन सा एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा कि जो धरती है उसमें जो इक्वेटर है, जो भूमध्य रेखा है, ये इसके आसपास जो एरिया होता है उसे बोलते हैं ट्रॉपिकल, यानी उष्ण कटिबंधीय। तो घास का कौन सा ऐसा मैदान है जो ट्रॉपिकल है। फिर होता है सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्ण कटिबंधीय, और फिर होता है टेम्परेट। तो ऑब्वियसली जो टेम्परेट एरियाज में होंगे वो टेम्परेट होंगे और ट्रॉपिकल वाले में ट्रॉपिकल होंगे। फर्क क्या होता है ट्रॉपिकल और टेम्परेट वालों में। देखो जो ट्रॉपिकल वाले होते हैं इनमें घास जो होती है वो काफ़ी लंबी होती है। एक तो लोकेशन, ठीक है, एक तो लोकेशन, जैसे आप यहाँ जो देख रहे हो ये सारे ट्रॉपिकल हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हो, क्योंकि इक्वेटर के पास हैं ये। तो ट्रॉपिकल वालों में घास बहुत लंबी होती है और घास के बीच में पेड़ भी होते हैं।
लेकिन जो टेम्परेट वाले हैं उनमें पेड़ नहीं होते हैं, पहली बात। और ट्रॉपिकल वाली में घास लंबी बहुत होती है, लेकिन घास जो है वो काफ़ी पौष्टिक नहीं होती, यानी न्यूट्रिटिव नहीं होती, क्योंकि घास सूखी होती है। टेम्परेट वाले में बहुत ही ज़्यादा हरी भरी घास होती है और इसलिए वो काफ़ी अच्छा पोषण देती है, काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन देती है, ठीक है ना। ट्रॉपिकल वाले जो होते हैं इनमें मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं होती, लेकिन जो टेम्परेट वाले हैं इनमें मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है और इसलिए बहुत हरा भरा टेम्परेट वाला होता है। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का एग्जाम्पल है सवाना। तो आंसर इस क्वेश्चन का सवाना। टैगा, पंपा, प्रेरी ये सब अलग अलग हैं। टैगा जो है वो और ज़्यादा आप नॉर्थ में जाएंगे वहाँ पे आते हैं टैगा, तो मेनली रशिया वगैरह में आते हैं टैगा। फिर पंपास और प्रेरी ये टेम्परेट ग्रासलैंड है। मैं आपको यहाँ पे दोनों में डिफरेंस मैंने बताए थे, एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं इनमें जो घास है वो जूसी होती है, न्यूट्रिटिव होती है, हरी भरी होती है, थोड़ी छोटी होती है और सॉफ्ट होती है, ठीक है। सॉफ्ट से मतलब ये है कि जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है इनमें घास बहुत लंबी होती है और स्पाइकी होती है। स्पाइकी मतलब चुभेगी घास आपको, ठीक है, चुभेगी, और वो न्यूट्रिटिव नहीं होती है। उसके बीच में पेड़ भी फैले होते हैं और जो मिट्टी है वो उतनी उपजाऊ नहीं होती है। और जो टेम्परेट ग्रासलैंड है इसमें मिट्टी उपजाऊ होती है। अब ये कौन सा घास का मैदान है, आप देख के बता सकते हो क्या ये ट्रॉपिकल है या ये टेम्परेट है। अब देखो इसमें जो घास है, पहली बात घास बहुत ज़्यादा लंबी है, घास के बीच बीच में पेड़ भी हैं, इसमें डेसिडुअस ट्रीज भी फैले हुए हैं इसमें, राइट। और घास आप देख सकते हैं कोई बहुत ज़्यादा हरी भरी घास नहीं है, ये थोड़ी सी स्पाइकी है, चुभने वाली घास है ये। और ये है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड यानी सवाना की फोटो है ये। तो कौन कौन से ग्रासलैंड होते हैं हमारे पास। अब सवाना तो कई जगह फैले हुए हैं, सवाना का कोई एक लोकेशन नहीं है, क्योंकि ट्रॉपिकल वालों को ही सवाना बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग है सवाना फैले हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ब्राज़ील और कुछ अन्य साउथ अमेरिकी कंट्री हैं, इनमें सवाना है, और ऑस्ट्रेलिया में भी सवाना है। और अगर मैं टेम्परेट की बात करूँ तो ये सारे हैं हमारे पास। रशिया में बोलते हैं इन्हें स्टेपीज, हंगरी में बोलते हैं इन्हें पुष्टाश, अमेरिका में बोलते हैं प्रेरी, अर्जेंटीना में बोलते हैं पंपास, साउथ अफ्रीका में बोलते हैं वेल्ट, ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं इन्हें डाउन। तो ऑस्ट्रेलिया में दोनों तरह के हैं, ट्रॉपिकल भी हैं और टेम्परेट भी हैं। न्यूजीलैंड में बोलते हैं इन्हें कैंटरबरी, श्रीलंका में बोलते हैं इन्हें पटाना, साउथ अमेरिका में बोलते हैं सेल्वाज। सेल्वाज, यानोस और कैंपोस ये तीनों साउथ अमेरिका में है, अलग अलग लोकेशन में। और पेंटानल ये भी साउथ अमेरिका में है। वैसे पेंटानल टिपिकली एक वेटलैंड है, एक आर्द्र भूमि है, लेकिन ग्रास भी यहाँ पे होती है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में तराई, तराई जो ग्रासलैंड है, हिमालयन के फुटहिल बोलते हैं, जो शिवालिक हैं, जहाँ शिवालिक खत्म होते हैं, जो सबसे भारी हिमालय होते हैं उन्हें शिवालिक बोलते हैं, आउटर हिमालय। जहाँ वो खत्म होते हैं तो ढलान शुरू हो जाती है, उस ढलान पे जो घास के मैदान है उन्हें तराई बोला जाता है। और तराई जो है काफ़ी फर्टाइल, काफ़ी उपजाऊ मिट्टी यहाँ पे होती है, तो आउटर फुटहिल ऑफ द हिमालय। फिर बुग्याल घास के मैदान है उत्तराखंड में, बुग्याल बहुत इंपॉर्टेंट है। खजियार, खजियार है ये डलहौजी वाला जो एरिया है, डलहौजी के पास जगह आती है खजियार, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। और बन्नी, बन्नी घास के मैदान है गुजरात में। शोला, शोला ग्रासलैंड्स हैं पश्चिमी घाट पे। और मणिपुर में तैरते हुए घास के मैदान होते हैं जिन्हें बोलते हैं फुमड़ी। ये सिर्फ लोकटक झील पे मिलेंगे आपको मणिपुर में, इन्हें बोलते हैं फुमड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक हिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया है। वियतनाम के पूर्व जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था हो ची मिन, लेकिन इनका हमेशा से नाम ये नहीं था। इनका पहले नाम इनको बोलते थे गुयेन वान थना, गुयेन वान थना इनका नाम था। ये वियतनाम के प्रेसिडेंट थे और बहुत सिग्निफिकेंट थे, बहुत लंबे समय तक ये वियतनाम के प्रेसिडेंट थे। आप जानते हैं वियतनाम दो कंट्री होते थे, एक तो होता था नॉर्थ वियतनाम और एक था साउथ वियतनाम। साउथ वियतनाम को बोलते थे रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। तो साउथ वियतनाम की कैपिटल का नाम हो ची मिन रख दिया था इनको सम्मानित करने के लिए, और बाद में वियतनाम दोनों मिलकर फिर एक कंट्री बन गए थे। पूरा जो आज वियतनाम है वो एक कंट्री है जिसकी कैपिटल हनोई है। तो हो ची मिन इन्होंने नाम अपना रखा। हो ची मिन का मतलब क्या है, हो ची मिन का मतलब होता है ही हु लीड्स, ही हु फाइट्स, यानी जो नेतृत्व करता है, जो लड़ता है, जो दूसरों को ज्ञान देता है या जो दूसरों को बचाता है। तो इसका आंसर है ही हु एनलाइटन्स, यानी जो दूसरों को ज्ञान देता है, जो प्रबुद्ध, जिसके पास बहुत प्रबुद्ध ज्ञान है, जो बहुत ज़्यादा परम ज्ञान है जिसके पास, तो उसको बोला जाता है हो ची मिन। और आपको यहाँ ये भी बता दूं, अमेरिका और वियतनाम के बीच जो वॉर हुआ था, ये वियतनाम, अमेरिका हार गया था इसमें, अमेरिका वियतनाम को छोड़ के चला गया था, उसमें भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया था हो ची मिन ने। अब हम आते हैं अगले सवाल पे। बैरक वैली जो जगह है वहाँ पे क्या
उगाया जाता है, किस चीज़ के लिए फेमस है वो? बैरक वैली। कॉफ़ी कल्टीवेशन, टी कल्टीवेशन, जूट कल्टीवेशन या सैफरन कल्टीवेशन। बैरक वैली है कहाँ पे? बैरक वैली है असम में, तो ये टी कल्टीवेशन के लिए फेमस है। तो आंसर है टी कल्टीवेशन। बैरक वैली का सबसे फेमस जो डिस्ट्रिक्ट है वो है सिलचर। आप यहाँ पे देखिए मैप में, ये है असम। तो असम का सबसे साउथ पार्ट जो है, ये पूरा असम है, ये पूरा असम है। ये यहाँ पे हो गया मेघालय जो बादल जैसा है, नीचे ये सबसे अलग हो गया त्रिपुरा, फिर ये हो गया नमामि यानी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नमामि गंगे सुना है ना, तो उसी हिसाब से नागालैंड ऊपर है, फिर बीच में है न मा यानी मणिपुर, और सबसे नीचे है मी यानी मिजोरम। अब यहाँ पे ये असम का सबसे दक्षिणी पार्ट जो है इसे बोलते हैं बरक वैली। तो बरक वैली में उगाई जाती है मेनली चाय, तो चाय के लिए ये फेमस है। इसी तरह से कॉफ़ी उगाई जाती है अराकू वैली में। अराकू वैली है आंध्र प्रदेश में, तो वहाँ की अराकू वैली कॉफ़ी होती है अलग, बहुत स्पेशल। और कॉफ़ी कर्नाटका में भी उगाई जाती है और केरला में भी उगाई जाती है। यहाँ पे आप नॉर्थ ईस्ट का एक बार मैप देख लीजिए, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो, क्योंकि इस पर फिर कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ये है नॉर्थ ईस्ट का मैप, इसको याद रखने का तरीका देखिए क्या है। ये असम बस आप याद कर लो, बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा। क्यों? आप जानते हैं भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, राइट। तो सबसे भारत के पूर्व में क्या है? अरुणाचल। तो ये जो है ये अरुणाचल है, ये जो ऊपर पूरा फैला हुआ है, क्योंकि सबसे पूर्व में आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे कोई लाइन डालें तो सबसे पूर्व में अरुणाचल है। फिर ये है असम, तो बस आप एक ही असम याद कर लो, बाकी सब मैं याद करवा देता हूँ। ये देखो ये बादल जैसा, ये जो बादल है, ये हरे रंग का बादल, ये बादल क्या है? बादल मतलब मेघ, तो मेघ ये है मेघालय। उसके बाद ये सबसे अलग त्रिपुरा है, ये बांग्लादेश का पड़ोसी, ये रहा, ये बांग्लादेश है पूरा यहाँ पे ये। अब बचे ये तीनों, तो इसका फॉर्मूला है नमामि, नमामि गंगे। तो इसमें एन ए से हो गया नागालैंड, और एम ए से हो गया मणिपुर, और मी से हो गया मिजोरम। क्लियर? और ये बादल जैसा है मेघालय, तो अब आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। और ये सिक्किम तो सबसे अलग है ही, ठीक है। ये यहाँ पे दार्जिलिंग और ये कलिम्पोंग वगैरह हैं ये सब, तो इनके ऊपर ये जो है ये सिक्किम, तो सिक्किम सबसे अलग है। अब यहाँ पे आप देखिए अरुणाचल और सिक्किम के बीच में ये जो खाली जगह है, ये कौन सा कंट्री? अगर मैं इसको जोड़ दूं तो ये कंट्री है हमारा भूटान, राइट। चलिए अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ। भारत के कितने राज्य हैं जिनका बॉर्डर भूटान से लगता है? 2, 3, 4 या 5? अब एक तो होता है कि आप इसको याद कर सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता है आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके दिमाग में एक मैप है, उसका एक पिक्चर है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एग्जाम में खैर आपको मैप नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप मैप को सफिशिएंटली 3-4 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ये आप जोड़ दीजिए यहाँ पे, ये है भूटान। तो भूटान का बॉर्डर किस किस से है? भूटान का बॉर्डर है यहाँ पे, ये वेस्ट बंगाल है, ये ऊपर ये चिकन नेक ऑफ इंडिया दिख रहा है आपको, सिक्किम से है, फिर ये है असम से, और ये है अरुणाचल, यानी 4 राज्यों से भूटान का बॉर्डर लगता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 4। अगला सवाल है, ओंगा, जरावा और सेंटिनलीज जो जनजाति हैं, ट्राइब हैं, ये भारत में कहाँ रहती हैं? ये बहुत पुराने ट्राइब हैं भारत के, ओंगा, जरावा, सेंटिनलीज वगैरह, ये रहते हैं अंडमान निकोबार में, एक्सक्लूसिव अंडमान एंड निकोबार। कुछ ट्राइब ऐसे होते हैं जो भारत के बहुत सारे राज्यों में रहते हैं, जैसे गौंड ट्राइब है। गौंड ट्राइब यूपी में भी हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं। इसी तरह संथाली ट्राइब हैं, ये वेस्ट बंगाल में भी हैं, ओडिशा में भी हैं, झारखंड में भी हैं। लेकिन कुछ हैं एक्सक्लूसिव जो सिर्फ इन एरियाज में मिलेंगे। तो ओंगा, जरावा और सेंटिनलीज ये सिर्फ आपको अंडमान निकोबार में मिलेंगे और कहीं नहीं। कौन सी जगह पे जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में आती है यू टर्न लेकर? यू टर्न क्यों लेना पड़ता है? देखिए यहाँ पे ये भारत का नया मैप है, लकीली ये मिल गया मुझे। अब यहाँ पे आप ये नेपाल के ऊपर देखिए, ये सारा तिब्बत है, ये पूरा तिब्बत है, अब तो खैर चाइना का ही पार्ट है। तो यहाँ पे ये जो पहाड़ हैं इन्हें बोलते हैं कैलाश मानसरोवर एरिया है यहाँ पे, ये है कैलाश के पहाड़। तो कैलाश के पहाड़ों से ये निकलती है इसके पास से यहाँ पे, और तोसांगपो बोलते हैं जब ये निकलती है ब्रह्मपुत्र। फिर ये पूरा जाती है ईस्ट की तरफ, और फिर ये भारत में ऐसे घूम जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये घूमती है भारत की तरफ, तो पहले पूरा चाइना क्रॉस करती है ये ऐसे, ठीक है, तिब्बत यानी कि, और फिर ये भारत की तरफ घूम जाती है। तो भारत की तरफ जब घूमती है तो वहाँ एक पर्वत है जिसे बोलते हैं नमचा बरवा। तो नमचा बरवा वो पर्वत है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में आ जाती है। तोसांगपो इसे बोलते हैं तिब्बत में, फिर अरुणाचल में आती है, और जब ये असम में एंटर करती है तब हम इसे ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। फिर ये उसके बाद आगे असम के बाद ये यहाँ से बांग्लादेश चली जाती है। तो आंसर है इसका नमचा बरवा। हिरोशिमा और नागासाकी ये दो वो शहर हैं जिन पे परमाणु बम गिराए थे अमेरिका ने। तो हिरोशिमा और नागासाकी जापान के कौन से आइलैंड पे हैं?
ठीक है। अब आप जानते हैं ये जापान देश है, ये 4 टापुओं से मिलकर बना है। 4 आइलैंड हैं जो सबसे बड़े हैं, वैसे तो छोटे छोटे बहुत हैं लेकिन जो बड़े हैं वो 4 हैं। सबसे बड़ा है ये वाला, ये बीच में, इसको बोलते हैं होन्शु। तो जापान के जो सारे सबसे इंपॉर्टेंट शहर हैं, टोक्यो, ओसाका, क्योटो, हिरोशिमा, वो सब कहाँ हैं? वो सब होन्शु पे हैं, राइट। तो हिरोशिमा कहाँ पे है? होन्शु पे है, ठीक है। तो अब या तो इसमें ऑप्शन ए या बी ये आंसर हो सकते हैं। अब नागासाकी, ये जो नीचे आइलैंड है ये वाला, इसे बोलते हैं क्यूशु। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट। हिरोशिमा है होन्शु पे और नागासाकी है क्यूशु पे। और ये ऊपर देख रहे हैं, ये दूसरा सबसे बड़ा है, इसको बोलते हैं होकाइडो। तो ये जो ऑप्शन में होकाइडो लिखा है ये है सबसे ऊपर वाला। और साइड में ये छोटा सा एक और है यहाँ पे, इसको बोलते हैं शिकोकू। तो ये वाला जो है इसे बोलते हैं शिकोकू। होन्शु, शिकोकू, क्यूशु और होकाइडो। तो इसका आंसर हो गया होन्शु एंड क्यूशु। हिरोशिमा है होन्शु में और नागासाकी है क्यूशु में। और कैपिटल कहाँ पे है? कैपिटल यहाँ कहीं पे है, टोक्यो। अब बात करते हैं गिर केसर। गिर केसर क्या होता है? ये किस चीज़ का एक प्रकार है? गिर केसर क्या है? ये लायन है, एक तरह का शेर है। ये केसर है एक तरह का, यानी सैफरन है। आम है या अंगूर है? गिर केसर एक आम होता है, एक तरह का आम है। ये केसरिया रंग का आम होता है जो गुजरात में होता है। मेनली जो जूनागढ़ का इलाका है, गिरनार की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे होता है ये। और इन्हें जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है, जीआई टैग भी मिला हुआ है गिर केसर को। उसके बाद इनमें से कौन सा एक कॉपर का माइन यानी तांबे का खान नहीं है? कॉपर माइन नहीं है, ठीक है। इनमें से, ये आपको 4 माइंस के नाम दिए मैंने, इनमें से कॉपर कहाँ पे नहीं मिलता? सबसे पहला है मझगवां माइन, दूसरा है खेतरी, खेतरी राजस्थान में है। खेतरी जो है मेनली जो एरिया है खेतरी वाला, जो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट और वो वाला एरिया है उसको बोलते हैं खेतरी वाला एरिया। तो खेतरी में जो खदानें हैं यहाँ पे कॉपर मिलता है, सबसे ज़्यादा इनफैक्ट यहीं पे मिलता है। सिंहभूम, झारखंड में सबसे ज़्यादा जो कॉपर होता है वो सिंहभूम में होता है, ये भी बहुत बड़ी माइंस हैं कॉपर की। मलांज खंड मध्य प्रदेश में है, बालाघाट जो डिस्ट्रिक्ट और इसके आसपास का एरिया है वहाँ पे है मध्य प्रदेश में। ये यहाँ भी बहुत ज़्यादा कॉपर होता है। ये 3 इनफैक्ट सबसे बड़ी खाने हैं कॉपर की इंडिया में। फिर है मझगवां। मझगवां है पन्ना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। ये भारत में डायमंड की माइंस हैं, हीरे हीरे होते हैं यहाँ पे, डायमंड्स। पन्ना डिस्ट्रिक्ट, मझगवां माइन। तो आंसर है इसका फर्स्ट। इनमें से मझगवां माइन कॉपर की माइन नहीं है। सो ये था हमारा स्टैटिक जीके का सेट 1। आपको अच्छा लगा तो मैं ज़रूर जैसे टाइम मिलेगा मैं और सेट्स लेकर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ प्रीमियम।